जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम यहाँ पे 15 से लेके 21 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो सेशन होगा बाइलिंगुअल सेशन है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको सेशन मिलने वाला है। भारत के सभी एग्जाम्स को कवर करेगा आपका ये करंट अफेयर्स। 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा और इस सेशन का दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका टेस्ट लेना और दूसरा आपका रिवीजन कराना। तो दोनों पर्पस से हम यहाँ पर आपकी इस क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है, आपको हमारी मेहनत दिखती है, तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लाई चिंगते किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। पूरे 60 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और इसे आप अपने कॉपी पे लिखें और आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि आपने 60 में कितना स्कोर किया है। तो देखिए, लाई चिंगते की हम बात करें तो आप याद रखिएगा ताइवान के, कहां के? ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। न्यूजीलैंड के जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं वो क्रिस्टोफर लक्सन है। पोलैंड के डोनाल्ड टस्क हैं और फ्रांस में गैब्रियल अटल पीएम बने हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है, फ्रांस के गैब्रियल अटल है। ताइवान के लाई चिंगते कौन है? लाई चिंगते। आप यहाँ पे लाई चिंगते को देख पा रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, यानी हम इसे बोलते हैं डीपीपी। क्या बोलते हैं इसको? हम डीपीपी बोलते हैं। और यहां से ये चुने गए हैं, उपराष्ट्रपति थे पहले और अब ये राष्ट्रपति बन गए हैं। यहाँ पे ताइवान की लोकेशन देखिए आप, तो ताइवान की जो कैपिटल है वो ताइपे है और इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। आप यहाँ पे चाइना देख रहे हैं और यहां पर आप ताइवान देखेंगे। यहां पर चाइना और ताइवान के बीच में इश्यूज चलता रहता है। यहां पे चाइना बोलता है कि ताइवान उसके क्षेत्र में आता है और अमेरिका बोलता है हम आपकी रक्षा करेंगे ताइवान को, और भारत भी ताइवान के सपोर्ट में रहता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ताइवान की लोकेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। डॉक्टर प्रभा अत्रे का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो डॉक्टर प्रभा अत्रा जो थे, ये थे शास्त्रीय गायिका, क्लासिकल सिंगर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप यहाँ पे डॉक्टर प्रभा अत्रे को देख पा रहे हैं, इनका पुणे में निधन हो गया है। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शी बिलोंग्स टू विच घराना? तो देखिए, ये बिलोंग्स करती हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराना से। किससे? किराना घराना से बिलोंग करती हैं। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में हाल ही में स्टार्ट हुआ? ऑपरेशन अमृत हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो ऑपरेशन अमृत आपको याद रखना है, क्या कहां पर हुआ दोस्तों? केरल पे हुआ। कहां पर? ऑपरेशन अमृत केरल पे स्टार्ट हुआ है। देखिए, ऑपरेशन अमृत का मकसद क्या है? इसका मकसद है जो एंटीबायोटिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके दुरुपयोग को कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना, इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। और आपको डॉक्टर जो है जब प्रिस्क्राइब करेगा तभी आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। ऐसे ही आप जाकर के एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है आपके शरीर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष्मान की जो रेड लिस्ट है उसमें असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? हु इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल ऑन द आयुष्मान लिस्ट? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालयन वुल्फ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालयन वुल्फ जो है इसे असुरक्षित की श्रेणी में शामिल किया गया, वल्नरेबल शामिल किया गया। देखिए, टाइगर की बात करें तो 1973 में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया था। एशियन एलिफेंट यानी एलिफेंट्स को बचाने के लिए 1992 में परियोजना चलाई गई थी। एशियाटिक लॉयन आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। तो हिमालयन वुल्फ को यहां पर असुरक्षित के श्रेणी में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इनका जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसी वजह से इनको क्या किया गया है? वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो कहां कहां पर पाए जाते हैं? नेपाल, भारत और तिब्बती पठार में आपको हिमालयन वुल्फ देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग अभी किस शहर में शुरू हुई है? द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग हैज बिगन इन विच सिटी? तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूवास इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है। तो देखिए, गांधीनगर में अभी जो मीटिंग हुई वो सेमीकॉन इंडिया मीटिंग हुई है। इसके अलावा 10th वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट हुआ है। काठमांडू में क्या हुआ है? इंडिया और यहां पर नेपाल के बीच में आयोग की बैठक हुई है। न्यू दिल्ली में क्या हुआ है? निवेश सम्मेलन हुआ है, विश्व निवेश सम्मेलन यहां पर न्यू दिल्ली में हुआ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां पर हुई है? दावोस में हुई है।
इसका आयोजन 15 से लेकर 19 जनवरी के बीच में हुआ है। अगर आपसे थीम पूछी जाए तो आपको बताना है रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी थीम है, और युद्ध और संकट के समय जो दुनिया बिखर रही है उसको यहां पर ध्यान पे रखते हुए इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है? द वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो जो विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा है तो आपको याद रखना है उड़ीसा में धनु यात्रा, और इसके अलावा रथ यात्रा दोनों कहां पर होता है? उड़ीसा में होता है। कर्नाटक में हम सभी जानते हैं कंबाला पर्व मनाया जाता है, और जो कि कर्नाटक में जो कंबाला पर्व होता है इसमें भैंसों की दौड़ होती है। राजस्थान में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना में बुनालू उत्सव मनाया जाता है। बुनालू उत्सव जो है इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तो धनु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। 76 नंबर की धनु यात्रा उड़ीसा में मनाई गई और 25 जनवरी तक चलेगी। 9 नंबर की भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? Where has 9th India International Science Festival 2023 been organized? तो फरीदाबाद हरियाणा में। कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत की गई है। भोपाल मध्य प्रदेश में क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राजस्थान जयपुर में अंतरराष्ट्रीय यहां पर बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ है। गांधीनगर गुजरात में क्या हुआ है? सेमिकॉन इंडिया वाइब्रेंट गुजरात समिट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और पारंपरिक औषधि सम्मेलन भी गांधीनगर में हुआ है। तो यहां पर जो इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, वो ये है कि भारत ने जो साइंस के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो अचीवमेंट हासिल किया है उसका सम्मान करना, उसको यहाँ पे लोगों के सामने लाना, इसका उद्देश्य है। और भारत का सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल है जिसका स्टार्टिंग कब से हुआ है? 2015 से स्टार्टिंग हुआ है। दोस्तों ये स्टडी कर एप्लीकेशन है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इसके अलावा आपको इसका लिंक हमारे यहाँ पर कमेंट बॉक्स पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जहां पर आप रेगुलरली हर क्लास की आप यहां पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स में जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ई बुक सेक्शन में आपको हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे मंथली पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए, क्विजेस के लिए आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अगला वीडियो देखना है तो आपको ये करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा प्लेस है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल फायर पावर में भारत का जो प्लेस है 4th प्लेस है। भारत इसमें 4थे स्थान पर है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा पहले स्थान पर कौन सा है? तो दोस्तों पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? रशिया है, और तीसरे प्लेस पर चाइना है। ठीक है, तो यहां पर आप अमेरिका, रूस, चीन, भारत को देख रहे हैं। 5th प्लेस पे दक्षिण कोरिया है। सबसे कमजोर देश, सबसे शक्तिशाली, जो सबसे कमजोर शक्तिशाली जो देश है आप ये अगर पूछा जाए तो ये है भूटान। कौन है? भूटान। इसके बाद नंबर आता है मोल्डोवा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो यहां पर गुजरात, कर्नाटक और केरल, ये तीनों ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। आपको ये बात याद रखनी है। बारामूला स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम चेंज किया गया है। तो इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, बारामूला स्टेडियम का नाम चेंज करके बिपिन रावत स्टेडियम किया गया है। बिपिन रावत कौन थे? भारत के सबसे पहले सीडीएस थे। प्रेजेंट में जो सीडीएस है वो अनिल चौहान है। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? मुंबई में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? चेन्नई में है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो दोस्तों पक्के पागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल की। तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर होता है? नागालैंड में होता है, लेकिन पक्के पागा लगा है तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। दोनों ही जो फेस्टिवल है यहाँ पे हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए, हॉर्नबिल को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल पक्षी है, आपको मैंने बताया था। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो शांति के लिए जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन हुआ है दोस्तों, कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बिल्कुल सही उत्तर है। अब दोस्तों बात यहां पे नासिक की आई है,
तो नासिक की बात करें तो यहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है। नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां पर हुआ है? नासिक में नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को आपको याद रखना है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को राष्ट्र प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय सेना दिवस हम क्यों मनाते हैं 15 जनवरी को? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को हमारे जो सबसे पहले कमांडर इन चीफ थे, इनका नाम था क्या? JM करियप्पा, लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा। तो इन्होंने पदभार को संभाला था और 15 जनवरी को हमारी भारतीय सेना जो है उसके जो सैनिक हमारे, उन्होंने अपने देश के लिए जो जान बलिदान कर दी है, इसलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन कहां पर किया गया है? आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में किया गया है। सेकेंड आयुष सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। देखिए जोहानसबर्ग कहां पर है? जोहानसबर्ग आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो 2023 का जो ब्रिक्स समिट हुआ है जोहानसबर्ग में हुआ है। 2024 का कहां पर होगा? रशिया में होगा। नागासाकी जापान में है, यहां पे G7 सम्मेलन हुआ है। जकार्ता में क्या हुआ है? आसियान सम्मेलन हुआ है। कौन सम्मेलन हुआ है? आसियान 43 नंबर का। कौन सा नंबर का? 43वें नंबर का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और जो प्रदर्शनी है दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। अट्टापडी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अट्टापडी संरक्षण रिजर्व आपको याद रखना है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में इसका स्थापना किया गया है, अट्टापडी संरक्षण रिजर्व का। तो दोस्तों महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसकी स्थापना हुई है। आप यहां पर अलग अलग प्रकार के जानवर देख रहे हैं, इसमें भेड़िया है, कुत्ते हैं, सियार है, लोमड़ी है। तो इनके साथ ही जो कैनिड परिवार है, इनकी सुरक्षा के लिए ये रिजर्व स्थापित किया गया है। आपसे पूछूं कि पहला बीच गेम्स 2024 जो है, इसमें सबसे पहला स्थान किस राज्य का था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला जो बीच गेम्स हुआ था दोस्तों, ये कहां पर हुआ था? दीव में हुआ था। और इसमें सबसे पहला प्लेस मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। देखिए गोवा में क्या हुआ था? 37 नंबर का राष्ट्रीय गेम्स हुआ था। अभी 38 नंबर का राष्ट्रीय गेम्स उत्तराखंड में होगा। तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है, बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली में पैरा गेम्स हुआ है। कौन सा गेम्स हुआ है? पैरा गेम्स हुआ है। मध्य प्रदेश ने पहला बीच गेम्स जीता है। ठीक है, और ये 4 से 11 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? देखिए ऊंट की हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव है ये राजस्थान राज्य में। कहां पर दोस्तों? राजस्थान राज्य में इसका आयोजन किया गया। रेगिस्तान के एरिया में ही ऊंट महोत्सव होगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ। पंजाब में लोहड़ी महोत्सव हुआ। नागालैंड में नागा उत्सव होता है, आपको पता है। जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? तो जोरावर लाइट टैंक का जो विकास परीक्षण है, इसे डीआरडीओ ने, किसने? डीआरडीओ ने इसका टेस्टिंग किया है। किसने? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने इसका विकास परीक्षण शुरू किया है और भारतीय सेना को अप्रैल महीने तक सौंप दिया जाएगा। आप यहाँ पे जोरावर लाइट टैंक को देख पा रहे हैं जिसका विकास परीक्षण स्टार्ट हो गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति को किसने स्टार्ट किया? हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च किया है, आपको याद रखना है, हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च किया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऑपरेशन सर्वशक्ति इन्होंने क्यों लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में छुप छुप के जो आतंकवादी हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं, तो उन्हें मारने के लिए राजौरी और पूंछ में यहाँ पे भारतीय सैनिक जो है घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों को खत्म करेगी इस ऑपरेशन सर्वशक्ति के तहत। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहां पर बना, कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो भारत का पहला जो डार्क स्काई पार्क है वो है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है। पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया। कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। सिरोही कहां पर है? मणिपुर में। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो बेत है, बेत होती ना, बेत से
बेत से झाड़ झाड़ के आपकी माता मारती हैं जब आप गलत काम करते हैं। सिरोही से आप याद रखना, सिर पे हम क्या बनाएंगे, सिर पर हम आपके मणि सजाएंगे। और कान्हा नेशनल पार्क तो आपको याद रखिएगा, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क है। अब सवाल उठता है कि डार्क स्काई पार्क होता क्या है। तो डार्क स्काई पार्क वो पार्क होता है जिसमें प्रकाश प्रदूषण यानी जो लाइट पोल्यूशन होता है उसको रोका जाता है और अंधेरे आकाश की सुरक्षा की जाती है। इसके पास ही लैब होता है, ऑब्जर्वेटरी होता है, जो कि लाइट पोल्यूशन को रोकने का काम करता है। आइए देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ यानी दिसंबर का बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया, इनका नाम क्या है। तो दिसंबर के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ आपको याद रखना है, ये बने दीप्ति शर्मा। कौन बने हैं? दीप्ति शर्मा भारतीय खिलाड़ी हैं। आप यहाँ पे दीप्ति शर्मा को देख रहे हैं। आईसीसी के द्वारा इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज है पैट कमिंस, इनको ये मेंस क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली जो आकस्मिक मृत्यु है उसमें कितने परसेंटेज कम करने का टारगेट रखा गया है। तो दोस्तों इसमें 50% जो है यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि 2030 तक सड़क दुर्घटना में जितनी भी मौतें होती हैं 50% तक हम इसे रेड्यूस कर देंगे, इसका टारगेट है। नेक्स्ट है, 34 साल के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इनका नाम है सुमित नागल। क्या नाम है इनका? सुमित नागल नाम है। इन्होंने किनको हराया है? तो कजाकिस्तान के खिलाड़ी है अलेक्जेंडर बुबलिक, जो कि 27वें नंबर के खिलाड़ी हैं। तो इस बड़े खिलाड़ी को हराया है भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल है। किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया जाएगा? नॉट ही बन चुका है, बनाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव है एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में पारित हुआ था। तो आपको याद रखना है फारसी को बनाया जाएगा। अभी प्रेजेंट में 6 यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज है, 9 हो जाएंगी, प्रस्ताव है, 3 और जोड़ी जाएंगी, प्रस्ताव है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी है? 9वीं फारसी हो सकती है और 7वीं 8वीं प्राकृत और पाली है। अभी प्रेजेंट में कौन सी भाषाएं हैं? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है। सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी वो थी तमिल, 2004 में जोड़ी गई। क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहते हैं? जिसका ओरिजिन जो है किसी और भाषा से नहीं हुआ है, जो मूल रूप से पहले से ही यानी जो फंडामेंटल है वो किसी से ओरिजिनेट नहीं हुई, किसी से डिराइव नहीं हुई, ऐसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा या फिर क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहां पर हुई है? तो दोस्तों विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद में हुई है। कहां पर हुई है? हैदराबाद में इसकी शुरुआत हुई है। एमपी लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है राव इंद्रजीत सिंह ने। एमपी लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो देखिए इस एप्लीकेशन की मदद से जो हमारे एमपीज हैं, जो हमारे सांसद हैं, वो अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी जो उन्होंने योजनाएं चालू की है, तो उसको ट्रैक कर सकते हैं, उस पर निगरानी रख सकते हैं। इससे वो अपने अधिकारियों के बीच में संपर्क में रहेंगे। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन कन्फर्ड द असम वैभव अवार्ड? दोस्तों असम वैभव अवार्ड जो है असम राज्य का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जिस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी प्रकार दोस्तों असम का सबसे बड़ा पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार है। तो दोस्तों रंजन गोगोई भारत के 46 नंबर के सीजीआई थे और ये रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार मिला है। इसमें 4 लाख रुपए कैश प्राइज मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें शाहरुख खान को इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पू पुरस्कार मिला है बंगाली साहित्य के लिए। बीआर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। क्लियर है? विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो विंग्स इंडिया कार्यक्रम में सबसे बेस्ट हवाई अड्डा बेंगलुरु हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा, दोनों को बेस्ट हवाई अड्डे का अवार्ड दिया गया है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर इस पुस्तक को डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने लिखा है। कौन है मनसुख मंडाविया? दोस्तों भारत के केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। इसके अलावा एक और मंत्रालय संभाल रहे हैं जिसे हम बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री को भी संभाल रहे हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी जी के काल में किस प्रकार से उर्वरक का जो फॉर्म है बदल गया है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है।
नेक्स्ट है 19वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 है वो किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों कहां पर आयोजित किया जा रहा है? युगांडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? युगांडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए भारत में क्या हुआ था, तो भारत में पिछले वर्ष हुआ था G20 सम्मेलन, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, स्विट्जरलैंड में 74 नंबर की विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड में। युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? युवा निधि स्कीम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? तो युवा निधि स्कीम दोस्तों कहां पे स्टार्ट की गई है? कर्नाटक राज्य में युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। देखिए त्रिपुरा में अर्न विथ लर्न योजना स्टार्ट की गई है, यानी पढ़ाई भी करिए उसके साथ कमाई भी करिए। हरियाणा में चिराग योजना लॉन्च की गई है और ई अधिगम योजना भी हरियाणा में चलाई गई है। वेस्ट बंगाल में योग्यश्री योजना स्टार्ट की गई है। तो युवा निधि योजना कहां पे स्टार्ट की गई है? कर्नाटक राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है। इसमें स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड्स दिया जाएगा 3000 रुपए, ग्रेजुएटेड जो है स्टूडेंट्स, और डिप्लोमा को 1500 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कैपिटल फूड्स कंपनी की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? तो दोस्तों कैपिटल फूड्स कंपनी की 100% हिस्सेदारी को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने खरीदा है। किसने खरीदा है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इनकी यहां पर खरीद लिया है और यहां पर 5100 करोड़ रुपए में डील हुई है। 13वां नंबर का दिव्य कला मेला हाल ही में कहां पर शुरू हुआ है? तो 13 नंबर का जो दिव्य कला मेला है कहां पर शुरू हुआ है? तो नागपुर में शुरू हुआ है। कहां पर हुआ है? नागपुर में इसकी शुरुआत हुई है। देखिए मुंबई में काला घोड़ा जो महोत्सव है, उत्सव है, वो मनाया गया। सोनपुर में सोनपुर महोत्सव मनाया गया। नासिक में नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया है। 12वां दिव्य कला मेला हाल ही में आयोजित हुआ जो कि सूरत में मनाया गया। देखिए बात करें दिव्य कला की, तो दिव्य कला मतलब दिव्यांग भाइयों के लिए है। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अपना जो है प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, अपना कला दिखा सकते हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। मुनव्वर राणा का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? मुनव्वर राणा हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? तो दोस्तों मुनव्वर राणा बहुत ही फेमस उर्दू पोएट थे, उर्दू शायर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप यहाँ पे मुनव्वर राणा को देख पा रहे हैं और इनका जन्म यूपी में हुआ था, रायबरेली जिले में इनका जन्म हुआ था। भारत और किस देश के बीच में लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेकर के समझौता हुआ है? तो भारत और यहाँ पर अर्जेंटीना के बीच में, भारत और अर्जेंटीना के बीच में लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेकर के समझौता हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच में अभी यहाँ पर आईआईटी कैंपस खोलने के लिए आईआईटी मद्रास ने यहाँ पर समझौता किया है। ठीक है, यहाँ पर आईआईटी कैंपस खोला जाएगा। गुयाना में भारत और गुयाना जो है और भारत दोनों मिलकर के हाइड्रोकार्बन को लेकर के समझौता कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन और भारत यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए अभी समझौता कर चुके हैं। लिथियम क्या है फ्रेंड्स? तो लिथियम एक ऐसा सबसे सॉफ्टेस्ट और सबसे लाइटेस्ट मेटल है जो आपकी फोन की बैटरी में, जो आपके लैपटॉप की बैटरी में यूज होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, भारत इस पर निर्भर रहता है। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? Who has been selected for the FIFA फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो दोस्तों यहाँ पे लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, इन्हें फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित हुआ। इसके अलावा ये एथलीट ऑफ द ईयर है, टाइम्स मैगजीन ने इन्हें घोषित किया है। इसके अलावा 8th बैलोन डीओर पुरस्कार भी इन्हें मिला है। किलियन एम्बापे फ्रांस के खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, एर्लिंग हालैंड ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पे एक महिला आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है आइताना बोनमती। तो वीमेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया, स्पेन देश को बिलोंग करती हैं। बर्नार्डो एरेवालो किस देश के हाल ही में प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने हैं? तो बर्नार्डो एरेवालो ग्वाटेमाला के, किस देश के? ग्वाटेमाला के ये राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पर कौन बने हैं? राष्ट्रपति बने। अब देखिए मैं आपको ये सब के बता रहा हूं। तो चेक रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं पेट्र पावेल, सिंगापुर के हैं थर्मन शनमुगरत्नम, नेपाल के कौन है? रामचंद्र पौडेल। तो बर्नार्डो एरेवालो की बात करें तो ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट बने हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है यूपी में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली यूपी में जो नाव है सरयू नदी पे चलेगी। कहां पर चलेगी? सरयू नदी पर।
अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे पहली बोट जो सोलर एनर्जी से चलेगी उसका क्या नाम है, तो उसका नाम आदित्य है, जो कि केरल में चल रही है। कहां पे चल रही है? केरल में ये चल रही, पहले से ही चल रही है, और यूपी में सरयू नदी पे चल रही है। ये सौर ऊर्जा से संचालित नाव है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए ChAdOx1 नीपा पी वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों नीपा वायरस के लिए यहाँ पे ट्रायल किया है, टेस्टिंग किया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें नीपा वायरस क्या है, तो एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या होता है? ऐसा वायरस जो कि क्या होता है, जानवरों से इंसानों में फैलता है, इसे हम कहते हैं जूनोटिक वायरस। और चमगादड़ और सुअर से ये वायरस नीपा वायरस फैलता है। इसमें आपके सिम्टम्स क्या होंगे? उल्टी जैसा लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको चक्कर आएगा, आपका सिर दर्द होगा। पहला जो मामला था मलेशिया में देखने को मिला था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उसमें सबसे मूल्यवान कंपनी कौन से बनी है? तो यहाँ पे LIC जो है सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, जिसने SBI को पीछे छोड़ दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। इसके अलावा LIC दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, जिसे S&P ने अभी रिपोर्ट जारी किया है। तो यहाँ पे LIC का जो बाजार पूंजीकरण है SBI से बहुत ज्यादा देखे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रेजेंट में 5.8 लाख करोड़ है। कितना है? 5.8 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में वीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी, चीफ सेक्रेटरी बनी है? तो वीरा राणा जो है मध्य प्रदेश राज्य की चीफ सेक्रेटरी बनी है। पहले इन्हें पदभार दिया गया था, अब इन्हें क्या किया गया है? चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो आप यहाँ पे वीरा राणा को देख पा रहे हैं, दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली है कौन है? निर्मला बूच है। ICICI बैंक कनाडा ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इन्होंने जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया इसका नाम है मनी टू इंडिया। क्या नाम है? मनी टू इंडिया नाम है। देखिए, पार्ट मित्र ऐप को कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, और फ्लड वॉच ऐप को भारत का जो केंद्रीय जल जो आयोग है उसने लॉन्च किया है। हाईवे यात्रा ऐप को लॉन्च किया है भारत के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो मनी टू इंडिया ऐप से होगा क्या दोस्तों? तो खाता आपका खोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी इंडियन बैंक में 24/7 फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? वेयर इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टॉल्ड? तो यहां पर सबसे बड़ी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, आपको याद रखना है, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कहां पर? विजयवाड़ा में। कहां पर? विजयवाड़ा में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। और दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे वो स्टैचू को, जो यहां पर आप देख पा रहे, इसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या नाम रखा गया? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जिसकी हाइट 206 फीट की है। फ्रेडरिक एक्स किस देश के राजा बने हैं? फ्रेडरिक एक्स हैज बिकम द किंग ऑफ विच कंट्री? तो डेनमार्क को एक नया राजा मिल गया है और इनका नाम है फ्रेडरिक एक्स, वो यहाँ पे राजा बने हैं। तो डेनमार्क की जो रानी है इनका नाम है मार्गरेट सेकेंड, इन्होंने राजगद्दी छोड़ा है। और मार्गरेट द्वितीय के जो बेटे हैं और युवराज हैं फ्रेडरिक डेनमार्क, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नाउ ही हैज बिकम द किंग ऑफ डेनमार्क। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो इसकी आधारशिला गुवाहाटी में रखी गई। कहां पर रखी गई दोस्तों? गुवाहाटी में इसकी आधारशिला रखी गई है। और इसकी आधारशिला रखी भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अजारा गुवाहाटी में। दिसंबर 2023 में भारत की जो खुदरा महंगाई है, यानी जो रिटेल इन्फ्लेशन है, वो कितना है? रिटेल इन्फ्लेशन अभी चल रहा है 5.69%। कितना? 5.69%। पीएम मोदी जी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए की फंड का पहला इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है जनमन योजना। क्या नाम है? जनमन योजना। जो पीएम श्री योजना है इसमें 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, हाईटेक बनाया जाएगा। ठीक है। और ये 7 सितंबर 2022 को ये स्कीम लॉन्च हुई है। हम बात करें आरोग्य मैत्री, तो किसी भी प्रकार की हमारे कोई भी मित्र देश के पास आपदा होती है, डिजास्टर होती है, तो भारत यहाँ पे अपना क्या करेगा? हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को पेश की गई है। इस योजना के तहत जो कारीगर हैं, जो यहाँ पर भारत में कारीगर हैं, उनको यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जनमन योजना आपको याद रखना है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, इस नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है MJ अकबर ने लिखा है। क्या किसने लिखा है? MJ अकबर ने।
दोस्तों जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक का नाम है 4 स्टार्स इन डेस्टिनी। अमिताभ घोष की जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है द गोल्डन ईयर्स। कमेंट बॉक्स में बताएं अमिताभ घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में गरीबी से कितने लोग बाहर आए, तो गरीबी से इसमें कितने लोग बाहर आए हैं आपको याद रखना है। ये आंकड़ा पेश किया गया है 24.8 करोड़ जो गरीब हैं वो इससे गरीबी से बाहर आए। सबसे ज्यादा जो गरीब आए हैं उत्तर प्रदेश से और वो है 5.94 करोड़। 75 नंबर के एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है, तो एमी अवार्ड एक प्रकार का टेलीविजन अवार्ड है। टेलीविजन में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और सक्सेशन को यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन है, बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर है, लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज जेरेमी एलन है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, तो 7.3% का यहां पर ग्रोथ देखा जा सकता है। मवेशियों का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया, द कैटल फेस्टिवल कनुमा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो कनुमा फेस्टिवल जो है वेस्ट ये तेलंगाना में, कहां पर, तेलंगाना में मनाया जाता है कनुमा त्योहार। कहां पर, तेलंगाना में। तो यहां पर संक्रांति त्योहार के 3rd डे में मवेशियों का त्योहार मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना के अलावा। मदुरै जलीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया, किस राज्य में किया जाएगा, तो देखिए मदुरै जलीकट्टू की जब भी बात करूंगा आप चुपचाप यहां पे तमिलनाडु टिक कर देंगे। कहां पर टिक करेंगे, तमिलनाडु में आप टिक करेंगे। तो इस स्टेडियम का जो उद्घाटन है तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एम के स्टैलिन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और इसमें 5000 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है। 44 करोड़ रुपए का इसमें कॉस्ट आया है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। रमेश बाबू प्रज्ञान आनंद है। कौन है, रमेश बाबू प्रज्ञान आनंद है। सू रेडफर्न आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल एम्पायर बनी है, उनका संबंध किस देश से है, तो सू रेडफर्न आईसीसी की जो पहली महिला न्यूट्रल एम्पायर बनी है इनका संबंध इंग्लैंड से है। किससे, इंग्लैंड से। देखिए न्यूट्रल एम्पायर मतलब होता है तटस्थ एम्पायर। तो तटस्थ एम्पायर वो एम्पायर होता है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो हम एक ऐसा एम्पायर चुने जो ना कि इंडिया से बिलोंग करता है और ना ही पाकिस्तान से। जो न्यूट्रल एम्पायर होता है जो दोनों देशों से बिलोंग नहीं करता उसे तटस्थ एम्पायर कहा जाता है। महतारी वंदन योजना किस राज्य में स्टार्ट किया, तो आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट किया। कहां पर, छत्तीसगढ़ में। देखिए बिहार में योजना स्टार्ट की गई है हर घर गंगा जल, यहां पर स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। कर्नाटक में गृह ज्योति योजना स्टार्ट हुआ जिसमें 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त प्रोवाइड किया जाएगा। महतारी वंदन योजना में क्या होगा दोस्तों, इसे भी समझ लेते हैं। तो महतारी वंदन योजना एमपी की योजना से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से एमपी में आप देखते हैं, एमपी में जो योजना चलती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है लाडली बहना योजना, जिसमें 1000 रुपए हर महीने प्रदान किया जाता है। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ ने 1000 रुपए प्रदान करेंगे, हर महीने महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए देंगे। टी20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो टी20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा है। कौन है, रोहित शर्मा है। चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन सा है, तो चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश जापान बना है। कौन सा देश बना है, जापान बना है। ठीक है, और जापान के इस मिशन का नाम है स्नाइपर, इस मून मिशन का नाम है स्नाइपर। 6 सितंबर 2023 को स्नाइपर जो है चांद के लिए रवाना हुआ था। 25 दिसंबर 2023 को चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया। कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ खराबी हुई, या फिर इनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई तो इन्होंने काफी समय लगाया और भारत ने केवल 14 दिन में लैंडिंग कर दी थी। कोक बोरोक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया गया, तो कोक बोरोक डे मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। कहां पर मनाया जाता है दोस्तों, त्रिपुरा राज्य में। कोक बोरोक भाषा है त्रिपुरा राज्य की और 19 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत को कौन सा
स्थान मिला है। तो भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में 9th प्लेस पर है, 9वें स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, सबसे पहले स्थान पर अमेरिका का गोल्ड रिजर्व यहाँ पर देखिए 81,336.46 टन है, इंडिया का केवल 800.78 टन है। तो यहाँ पर अमेरिका के पास बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पूरे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप टाइम देख रहे होंगे केवल 35 मिनट में हमने 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है एक रैपिड राउंड में। और कोशिश यही रहती है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपको सिखा सकूं। दोस्तों 10 क्वेश्चन का टेस्ट और ले रहा हूं, तैयार हो जाइए, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते। तो ताइपे किस देश की कैपिटल है? ताइपे इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो ताइवान की जो कैपिटल है वो ताइपे है। दिदिर सुरक्षा कवच योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दिदिर सुरक्षा कवच योजना वेस्ट बंगाल में स्टार्ट की गई है। और इसके अलावा योग्यश्री योजना भी वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुई है। स्मोक एंड एसेज पुस्तक को किसने लिखा है? तो स्मोक एंड एसेज पुस्तक, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अमिताभ घोष की पुस्तक है स्मोक एंड एसेज। गृह ज्योति योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो गृह ज्योति योजना कर्नाटक राज्य में शुरू की गई। कहां पर? कर्नाटक राज्य। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? तो 2019 में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 31 अक्टूबर को। सबके लिए आवास मुहैया कराने का टारगेट किस वर्ष तक है? तो देखिए पहले टारगेट 2023 तक था, लेकिन बाद में इस टारगेट को बढ़ा दिया गया, 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। COP28 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो यूएई में हुआ है। COP29 अगली बार अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर है? तो कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये नासिक में हुआ। कहां पर हुआ? नासिक में हुआ। दोस्तों हमारा यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स खत्म होता है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना। आपको 2 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आइए चलते हैं, आपको मैगजीन के बारे में परिचय कराते हैं। दोस्तों ईयरली ई बुक हमने लॉन्च की है, जो आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। और हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यम के छात्र इसका फायदा उठा सकते हैं। 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ हमने इसे बनाया है। इसके अलावा अगर आप हर महीने की मैगजीन को भी पढ़ना चाहते हैं, जो कि ई बुक फॉर्मेट में है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इंग्लिश माध्यम में भी, हिंदी माध्यम में। हमने यहाँ पे नेशनल से लेके वेरियस तक अलग अलग सेगमेंट में इसे पूरा कवर किया, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको मैंने बताए हैं। और आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। इसके अलावा इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर भी मिल जाएगी। और आपको ई बुक सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप ईयरली ई बुक, मैराथन क्लास पीडीएफ, ल्यूसेंट जीके, यूपी जीके पीडीएफ, इन सबको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन करिएगा। और यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेगा, क्विज मिलेगा। तो बहुत कुछ आपको मिलता है इस एप्लीकेशन और इस टेलीग्राम से, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर इंपॉर्टेंट क्वेरीज, और कमेंट बॉक्स पे भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जिस प्रकार से आपके सपोर्ट के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आपको भी बनता है कि आप भी टीचर को सपोर्ट करें, क्योंकि हम और आप जो है एक म्यूचुअल कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए दोस्तों और मुस्कुराते रहिए। लगातार आपके सेशन आते रहेंगे। आपके लिए कल मैंने मंथली अपलोड किया था, मंथली पढ़ लीजिएगा पूरा दिसंबर महीने का, और जनवरी महीने का आपका जल्द से जल्द आ जाएगा, उसकी चिंता ना करें। बहुत पहले ही मैं आपको मंथली दोनों टाइप के पढ़ा दूंगा, 240 भी और 60 भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, और इम्पोर्टेंट सेशन के लिए जरूर जुड़ते रहिएगा। आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन आएगा 10 बजे, 11 बजे। लगातार आप करंट अफेयर्स की संख्या बढ़ा दूंगा। अभी तक थोड़ा व्यस्त था,
लेकिन अब उस व्यस्तता से मैं दूर हो चुका हूं और आपको अब और सारे वीडियोस मिलेंगे।